नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं लखनऊ में और आज हम पहुंचे हैं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने अनिल कुमार जी के आवास पे। कुछ ही दिनों पहले अनिल कुमार जी को आवास आवंटित हुआ है। 3 बार के विधायक से अब वो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं। तो उनके मन में जिले को लेकर, मुजफ्फरनगर जिले में क्या क्या विकास कार्य वो कराना चाहते हैं, अपनी विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य कराना चाहते हैं, मीरापुर विधानसभा चुनाव में पार्टी कैसे जीत की राह हासिल करेगी, और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ रहा है तो पार्टी की रणनीति क्या है, और जिस तरीके से उनका और कपिल देव अग्रवाल जी के बीच में विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब भी सामंजस्य कायम नहीं हो पा रहा है, उसी बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। तो मंत्री जी, नया आवास मिला, जिम्मेदारी आपके कंधों पे पहले से ही है, तो जिम्मेदारी का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है क्या? ज़िंदगी में जिम्मेदारी तो बढ़ती रहती है और एक बड़ी जिम्मेदारी जो साहब ने दी है और मेरा भी प्रयास है उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से जनहित में निभाने का हम लोग काम करें। उसी पे हम सब लोग काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल दिमाग में हैं। जब कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पर पहुंचता है तो उसके दिमाग में कई सवाल होते हैं कि जहाँ आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपकी कर्म भूमि है, जहाँ के आप रहने वाले हो, वहाँ के लिए आप क्या कर सकते हो। और वहाँ की जो जनता होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग जो लोग होते हैं, वो भी सोचते हैं कि भाई हमारे बीच का एक व्यक्ति जो है आगे गया है, बहुत आगे बढ़ा है। काफ़ी उम्मीदें स्थानीय लोगों की भी होती है। तो लोगों के मन में भी सवाल है, मेरे अपने मन में भी सवाल है कि मुजफ्फरनगर के लिए कुछ अच्छा किया जाए, कुछ ऐतिहासिक काम किए जाएँ। अपने विधानसभा क्षेत्र, जो विधानसभा क्षेत्र फुलकाजी है, जहाँ से मैं चुनकर आता हूँ, तीसरी बार विधायक हूँ, वहाँ की जनता को भी बहुत सारी उम्मीदें और अपेक्षाएं मुझसे हैं। कई हाँ स्थानीय मुद्दे हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं जो जिनके लिए हमारे क्षेत्र के लोग सालों साल से संघर्ष भी कर रहे हैं। हम अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो हम बांध की बहुत बड़ी समस्या है। जब बरसात के समय में पानी आता है, उत्तराखंड की पहाड़ियों से होते हैं, तो 20-25 गांव जलमग्न हो जाते हैं। जान माल का बड़ा नुकसान होता है, फसलों का बड़ा नुकसान होता है, सड़कें टूट जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। एक तहसील की समस्या भी हमारे यहाँ है। तहसील के लिए भी हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी दिन से संघर्ष करते हैं। तहसील जो सदर तहसील है हमारे जनपद की, सबसे बड़ी तहसील है आज की तारीख में। हमारे लोग ये चाहते हैं कि भाई तहसील जो है, एक अलग तहसील जो है पुरकाजी विधानसभा को मिले, ये भी चाहते हैं। कई और बहुत सारी चीज़ें हैं, डिग्री कॉलेज भी चाहते हैं। मतलब स्वास्थ्य संबंधित मामले हों, शिक्षा संबंधित मामले हों, इन सब मामलों पर लोग चिंतन करते हैं और मैं भी उनकी सब बातों से सहमत हूँ। मैं भी इन सब विषयों पर काम करना चाहता हूँ। एज ए विधायक आपके पास बचने के रास्ते थे कि साहब हम विपक्ष में हैं, सत्ता सुन नहीं रही, काम हो नहीं रहे। अब जब आप सत्ता का हिस्सा बन गए, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आप हैं, तो इन समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कुछ कदम आगे बढ़े हैं क्या? ये सही बात है कि अब हमारे पास बहाने नहीं बचेंगे क्योंकि हम सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार में हैं, सेंटर में भी हम लोग सरकार में हैं। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। सवाल भी आपने बहुत गंभीर किया है। ये निश्चित रूप से चुनौती है, बड़ी चुनौती है कि हमें इसी कार्यकाल में जितनी भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, जनपद की समस्याएं हैं, उनको उनका निस्तारण हमें करना चाहिए। उसकी एक प्लानिंग हम लोग तैयार कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि सरकार जुड़े हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अभी उपचुनाव भी हमारे यहाँ मीरापुर में होना है, उसकी जिम्मेदारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चौधरी साहब ने दे रखी है। तो वो चुनाव हो जाए, फिर उसके बाद जो है, जो जनपद की के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। अभी विषय बड़ा उपचुनाव का है, उपचुनाव के उसमें लगे, उसके बाद फिर हम जो भी विषय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन सब विषयों पर हम लोग काम करेंगे।
फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे समस्याओं का समाधान होना तो मीरापुर की, प्रधानों की समस्या सुनी जाएगी मीरापुर की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कतरियां हैं उनकी समस्या सुनी जाएगी मीरापुर की, पंचायत सहायकों की समस्या सुनी जाएगी मीरापुर की। मीरापुर के लिए करीब 150 करोड़ की लागत से सड़कों के निर्माण का ऐलान हो जाएगा। मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण के लिए भी मुख्यमंत्री बात कह जाएंगे मंच से, लेकिन पुरकाजी का क्या होगा, बुढ़ाना का क्या होगा, खतौली का क्या होगा, मुजफ्फरनगर सदर की जो समस्या है उनका क्या होगा। ऐसा लग रहा है जैसे सारी 5 जिले की 5 और विधानसभा है उनसे जैसे बिल्कुल नजर हटा ली फिलहाल सरकार ने। अब मीरापुर में लोगों को अच्छा अनुभव कराया जा, फील गुड, क्योंकि चुनाव में फिर आप लोगों को भी अच्छा एहसास हो, शायद वही कोशिश चल रही है। सारी घोषणा इस टाइम जो भी हो रही मीरापुर के लिए। देखो ऐसा नहीं है, फील गुड तो लोग पिछले 7 साल से कर रहे हैं, जब से योगी जी की सरकार है। आप कानून व्यवस्था को देख लो, आज कानून व्यवस्था पे इतना बड़ा काम हो रहा है, आज प्रदेश में कानून का राज है, यही बड़ी बात होती है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, गुंडागर्दी समाप्त है, ये बहुत सारे विषय हैं जो एक आम आदमी से जुड़े हुए हैं। किसी भी सरकार के लिए कानून व्यवस्था बड़ी चीज़ होती है, कानून व्यवस्था ही सरकार को लाती है, और कानून व्यवस्था अगर खराब हो जाए तो सरकार चली जाती है। ये बड़ा विषय होता है। विकास कार्य भी बड़ा विषय होता है, मैं उसको छोटा नहीं कह रहा, लेकिन कानून व्यवस्था बड़ी सदा। आज कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। योगी जी के राज में, मुख्यमंत्री जी के राज में आज कानून का राज है। आज हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो ये फील गुड ही तो महसूस कर रहा है। दूसरी बात यह है, देखो जब भी कोई उपचुनाव होता है या कोई आम चुनाव होता है, तो जब आम चुनाव होता है तो पूरे प्रदेश के लिए काम करते हैं सब लोग। अब उपचुनाव तो टारगेट तो मेरा पूरी रहेगा ना। जब मान लो किसी विधानसभा हमारे यहाँ उपचुनाव हो रहा है, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। फिर वो राष्ट्रीय लोकदल की परंपरागत सीट है, राष्ट्रीय लोकदल के वहाँ एमएलए चंदन चौहान थे, वो आज एमपी हो गए। तो हमारी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं राष्ट्रीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मिनिस्टर हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी दी है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि हम अधिक से अधिक काम करें। फिर वो जो प्रधानों की, भोजन माताओं की, शिक्षा मित्रों की, या और लोगों की जो हमने जिम्मेदार लोगों की जो बैठक ली है, वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। वो जब मेरा अपना चुनाव होता है, मैं तब तब उनकी बैठक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने वो बैठक जो है उपचुनाव वो मेरी, जब मुझे जिम्मेदारी दी है, तो जिम्मेदारी जब मुझे दी है तो मुझे अपनी स्ट्रेटेजी लागू करनी पड़ेगी। उसमें सवाल कल को मेरे ऊपर भी खड़े होंगे। तो जो जिस स्ट्रेटेजी के साथ में पुरका जी मैं चुनाव लड़ता हूँ और जीतता हूँ, तो वही स्ट्रेटेजी मैं वहाँ भी लागू करूँगा। तो वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि सभी प्रधानों से संवाद करना। विपक्ष के लोग क्यों नहीं संवाद कर रहे भाई? हमने भोजन माताओं से, आंगनवाड़ियों से, शिक्षा मित्रों से बात की, पंचायत सहायकों से बात करी, उनकी बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां हैं। उन लोगों ने हमें ज्ञापन दिए हैं, वो सारे ज्ञापन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज रहा हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी इस विषय में चर्चा हुई थी। मैं सर इस तरह हम लोगों ने वहाँ एक किया है, तो उन लोगों ने ज्ञापन किया, वो ज्ञापन हम भेज दो। तो जो उनकी बातें हैं भाई, हर आदमी की अपनी बात होती है। हमने वो सारे उन पर काम करके, उन पर अपना लेटर लगा के उनको ज्ञापन को संबंधित को आगे भेज रहे हैं। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, और अभी कुछ महीनों पहले जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसमें समाजवादी पार्टी प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी बनके सामने आई, और भारतीय जनता पार्टी, और अब तो आप भी गठबंधन में हैं, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन, परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। तो क्या सरकार की जो विश्वसनीयता है उस पर जनता ने प्रश्न चिन्ह लगाया, और क्या यही बेचैनी है कि अब 10 की 10 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन बेताब है, एनडीए बेताब है? हम ही बेताब हैं, तो विपक्ष वाले हारने के लिए बेताब है का? वो हारना चाहते हैं, वो भी तो जीतना चाहते होंगे ना। हमारा मकसद भी जीतना होना चाहिए, मकसद उनका भी जीतना ही होगा। तो ये तो हमारा भाई, हमारा मान लो 10 सीटों पर चुनाव है और हम एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं, एनडीए के प्लेटफॉर्म पर सभी सीटों पर चुनाव होगा, तो एनडीए का मोटिव तो जीतने का ही होना चाहिए। कोई ये तो नहीं कहेगा कि ठीक है भाई हम जो है इसमें से 6 जीत जाते हैं, 4 हार जाते हैं, ये तो कोई सवाल नहीं है। तो हमारा ये बेताबी है कि बेचैनी है ये? नहीं, बेचैनी कोई नहीं, ना कोई बेताबी है, ना कोई बेचैनी है। ये उपचुनाव एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें उपचुनाव भी होते हैं, आम चुनाव भी होते हैं। उपचुनाव हो रहे हैं, उनको जीतेंगे, क्या दिक्कत है? हम जीतेंगे उनको, सब लोगों के, सर्व समाज के सहयोग से जीतेंगे, सभी समाज के लोगों के सहयोग से जीतेंगे।
सभी समाज के लोगों के सहयोग से पहले भी जीते हैं, अब भी जीतेंगे। नहीं है सरकार के भीतर कोई बेचैनी कि यार ये उपचुनाव के परिणाम, अभी लोकसभा में छवि नीचे गई, चुनाव हारे, और अब दोबारा से वो जनता के बीच में पकड़ साबित करने की जरूरत है? हार जीत चलती रहती है, वो एक अलग विषय है, वो एक समीक्षा का विषय है। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलग तरीके से अपने स्तर पर समीक्षा की है, राष्ट्रीय लोकदल ने भी समीक्षा की है, एनडीए प्लेटफॉर्म पे दोनों लोगों ने समीक्षा की है। वो एक समीक्षा का विषय है, क्या कारण रहा है। और विपक्ष जो है, विपक्ष की कोई रणनीति नहीं थी जीतने की, लेकिन एक भ्रांति उन लोगों ने फैलाने की कोशिश की है, लोग भ्रमित करने की कोशिश की है आरक्षण के नाम पर, और संविधान को ख़त्म करने के नाम पर। कुछ इन ये विषय जो है वो जनता के बीच में ले गए, कुछ हमारे लोग उससे भ्रमित हुए निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस कारण एनडीए को नुकसान हुआ है। लेकिन मैं उन विपक्ष के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, 10 साल तक मोदी जी की सरकार रही, तब कोई दिक्कत नहीं हुई। 7.5 साल से सरकार यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ये एक भ्रामक प्रचार था, फैलाया उन्होंने, लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका असर आया है, उसका नुकसान हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अब ज़मीन पर उतर कर जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। आरक्षण के विरोधी कौन है, कौन पक्ष में है, ये सारी बातें जो है आज हम लोगों के बीच में जाकर कर भी हैं, आपके माध्यम से बता रहे हैं, और ज़मीन पर जाकर हम लोग बता रहे हैं। दूर होगा ये भ्रम, क्योंकि अब भी मुद्दा तो संविधान का और आरक्षण का ही चल रहा चुनाव में। भ्रम तो विपक्ष का दूर होगा, जो कह रहे हैं हम सारी जीतेंगे, उनका तो भ्रम दूर होगा। हमने तो दूर कर दिया, ठीक है, सब सर्व समाज के सहयोग से हम सीटें जीतेंगे, हमें इतना पता। हम सर्व समाज के बीच में जा रहे, जहाँ कोई कमी पेशी 2024 के चुनाव में रही, उन कमी पेशियों को दूर करके जो समीक्षा के बाद में जो बात सामने आई, उन सब बातों को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। कानून व्यवस्था, आपने बड़ी बातें कानून व्यवस्था के बारे में कही। पिछले दिनों यादव समाज के एक युवक का एनकाउंटर हुआ, तो अखिलेश यादव जी ने योगी सरकार की पूरी कानून व्यवस्था पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नहीं, देखो, मंगेश जी का एनकाउंटर हुआ, कल अनुज का के नाम के व्यक्ति का हुआ, मुठभेड़ में एनकाउंटर हुआ है। विपक्ष तो हर चीज़ में सवाल करता है। जब वहाँ सुल्तानपुर में जो रोबरी हुई हुआ, तब भी विपक्ष के लोगों ने सवाल खड़े करे सरकार पर कि सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार ने उसको गंभीरता से लिया घटना को, और उस पर काम किया। हमने काम करके जो लोग उसमें सामने आए, उनके रहे वो लोग पकड़े गए। उसमें मुठभेड़ में एनकाउंटर भी हुआ, तो उसमें उसके बाद जो है विपक्ष के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि एक वर्ग के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। भाई, वर्ग कुछ नहीं होता, जो अपराधी होता है ऐसी कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराधी है, उसकी जाति ही अपराधी है। वो किसी भी बिरादरी, किसी भी समाज का हो सकता है, वो अपराधी है। उसको जाति की संज्ञा देना गलत है। विपक्ष जो है इस बात को लेकर राजनीति करता है, तो ये गलत है। ऐसा ऐसा विपक्ष को नहीं करना चाहिए। संविधान और आरक्षण की बात आपने की, पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़ा सम्मेलन किया, बड़ी रैली बुलाई दिल्ली में। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारी भीड़ जुटी, जितनी भीड़ अंदर थी उससे दोगुना भीड़ लगभग बाहर थी। और उन्होंने कहा कि भाई समय भी दिया सरकार को, सरकार समय रहते अपनी नीति में बदलाव कर ले, नहीं फिर बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। देखो, अब उनके चंद्रशेखर जी, उसमें देखो उनके अपना दल है, अपनी पार्टी है। अब वो किस रूप में क्या काम करना चाहते हैं, भाई देखो, उस पर मैं कोई टिकट टिप्पणी नहीं करूँगा। अब चंद्रशेखर जी, उस जो भी वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब वो किस बात को ले, किस मुद्दे पे इकट्ठा हुए हैं, मुझे तो उसकी ज़्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन कई विषय आए बीजेपी की सरकार में। मैं आपको एक विषय याद करवा रहा हूँ। जब ये जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम है हमारा, जो SC ST के लोगों को प्रोटेक्ट करता है, जब सुप्रीम कोर्ट में उसमें कुछ जो
लिबर्टी आ गई थी। एक आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, जिस कारण थोड़ा सा वो जो है लिबरल हो गया। उस बात को लेके हमारे तमाम समाज के लोगों ने आंदोलन किया, सड़क पे आए। 2 अप्रैल 2018 में बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें 13 बच्चे हमारे शहीद भी हुए। लेकिन उसको पुनः मजबूती प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन कौन लाया? मोदी जी तो लेकर आए। दोनों सदनों में उसे दोबारा पास कराने का काम किया। जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी, उसको जो है दोबारा मतलब पुनः जैसा वो एक्ट था हमारा, उसको उसी ताकत में वापस लाने के लिए माननीय मोदी जी ने तो काम किया। तो ये ऐसा नहीं है। बात दूसरा, देखो ज़माना अब बदल रहा है। हमारे कुछ लोग मान लो कहते भी हैं आरक्षण कमज़ोर हो रहा है, और वो ये कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर एक अपना अलग सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर एक अपना बड़ा सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर भी हमारे, ऐसा नहीं, हमारे लोग उसमें भी हैं। हमारे अपने बच्चे प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां ज़रूर कम हो रही है, मैं मानता हूँ सरकारी नौकरियां कम हो रही है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आरक्षण खत्म हो रहा है। जहाँ कहीं सरकारी भर्तियां निकलती हैं, उसमें बराबर जो आरक्षण में SC ST की जो हिस्सेदारी है या बैकवर्ड की जो हिस्सेदारी वो मिलती है। चंद्रशेखर भाई कह रहे हैं कि भाई मान लो सरकारी नौकरियां तो अब रही नहीं, सरकार नौकरियां निकाल ही नहीं रही, अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिलना चाहिए। देखो एक बात, वो ठीक है, वो बात ठीक है, वो जो वो कह रहे हो अच्छी बात है। लेकिन दूसरा, अब ये उत्तर प्रदेश में इतनी भर्तियां हो रही हैं, पुलिस भर्ती हुई है, ये सरकारी तो है भी। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री ने कल भी घोषणा की और सभी विभागों को निर्देशित किया है मुख्यमंत्री जी ने कि सभी विभाग में जो भी वैकेंसियां खाली हैं उन्हें भरने के तत्काल प्रस्ताव भेजें। 50,000 से ज़्यादा भर्तियों का आज भी अखबार में है कि इन्हें बहुत जल्दी से जल्दी भर्ती कर। जो भर्तियां खाली हैं, जहाँ विभागों में हमारी पोस्ट है और वो उसके अपेक्षाकृत पद खाली है, तो उन्हें भरने का निर्देश दिया गया, तो उसमें सरकारी तो भरे जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू होना चाहिए आपके हिसाब से? अब देखो ये बड़ा विषय है। इसमें हमारे जो SC ST के जो लोग हैं उनकी भावना है कि होना चाहिए। आप सहमत है इस भावना से? देखो अब समाज से अलग तो खड़े हो जाएगा, समाज से अलग कोई नहीं हो सकता भाई। समाज बड़ी चीज़ होती है, समाज बड़ी चीज़ होती है, समाज छोटी चीज़ नहीं होती है। समाज से ही निकल कर आते हैं सब लोग। मैं भी वहीं से निकल कर आया हूँ। जो हमारे राजनेता, बड़े राजनेता हैं, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, अनेकों संघर्ष किए, अपना व्यक्तिगत कुछ ना करके सिर्फ देश और समाज के लिए, वो भी समाज से निकल कर आए हैं। तो समाज से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। तो चलिए अब राजनीति की तरफ चले जा, आपकी अपनी पार्टी की तरफ आ जा, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ। राष्ट्रीय लोकदल ने हरियाणा छोड़ दिया, उसके बाद पंजाब से भी आगे जाके जम्मू कश्मीर में आप लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जमीन कितनी मजबूत है राष्ट्रीय लोकदल की जम्मू कश्मीर में, और जो चुनाव परिणाम आएंगे उनमें क्या संभावना है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल के लिए कोई बड़ी खुशखबरी निकल कर आने वाली है? देखो एक बात सुनो, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारों वाली पार्टी है, और चौधरी चरण सिंह जी का जो विचार था वो बड़ा व्यापक था। पूरे देश के अंदर उनके अनुयायी हैं, पूरे देश में उनके मानने वाले लोग हैं, पूरे देश में। जबकि उनका ताल्लुक पश्चिम उत्तर प्रदेश से था, जनपद हापुड़ में वो पैदा हुए। लेकिन जब उन्होंने राजनीति की, सर्व समाज को साथ लेकर इस देश के लिए जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी, उसके बाद में उसको अमली जामा पहनाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। ऐसे नहीं लोग उनके अनुयायी बन गए। खाली उनके अनुयायी उन्हीं के समाज के लोग नहीं हैं, और अन्य समाज के लोग भी उनके अनुयायी हैं। हर जगह मिलता है चौधरी चरण सिंह को मानने वाला व्यक्ति, हर जगह। मैं पूरे प्रदेश का दौरा किया मैंने एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें 24 के चुनाव में मुझे हर जगह में लोग मिले, बुजुर्ग लोग मिले। तो ऐसा नहीं है, चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग उत्तर प्रदेश में तो है ही, बिहार में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है, जम्मू कश्मीर देश से लगेगा, वहाँ भी है। हमारे कार्यकर्ताओं की भावना ये थी, चौधरी साहब को उन्होंने कहा कि आप यहाँ चुनाव लड़ाइए,
और आप देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं फोटो वोटो देख रहा हूँ तो सैकड़ों सैकड़ों लोग आज राष्ट्रीय लोकदल का झंडा उठाए घूम रहे हैं वहाँ। क्या छोटी बात है? तो अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए भी तो लड़ना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है। काशीराम जी एक बात कहते थे, पहला चुनाव आप अपने आप को मजबूत करने के लिए लड़ो, दूसरा चुनाव हराने के लिए हारने के लिए लड़ो, तीसरा जीतने के लिए लड़ो। तो हमारा पहला चुनाव है कश्मीर में, उम्मीद है हमें अच्छा वहाँ वोटों परसेंटेज प्राप्त होगा, हो सकेगा एक आधी सीटें मिल जाए। चुनाव प्रचार करने कोई बड़ा चेहरा जा नहीं रहा, सीटें निकल जाएगी आपकी। देखो एक बात सुनो, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता त्रिलोक त्यागी जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, वो लगातार वहाँ दौरा कर रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं, ठीक है। और मेरी ड्यूटी भी लगी हुई है वहाँ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरी यहाँ भी ड्यूटी लगी हुई है। और अभी वहाँ 1 तारीख में शायद है चुनाव लास्ट वाला, तो अभी लगेगा दौरा, वहाँ जाऊँगा मैं भी। लग नहीं रहा कोई पार्टी, मतलब ठीक है आपने नॉमिनेशन करा दी, लेकिन उतनी गंभीरता से, जितनी गंभीरता से प्रयास होने चाहिए थे शायद नहीं हो रहे। पूरी गंभीरता प्रयास हो रहे हैं। मीडिया वाले ऐसी बात मत किया करो। जब आप दिल्ली से चलोगे, पहले सोनीपत होगा, फिर पानीपत होगा, फिर करनाल होगा, फिर कुरुक्षेत्र होगा, फिर अंबाला होगा, जब आप पंजाब में घुसोगे उससे पूरा पंजाब कूद के आप घुसोगे जम्मू कश्मीर में। नहीं, हरियाणा, हरियाणा से, हरियाणा में पूरा हरियाणा टप गया आप, और जरूरत महसूस हुई आपको जम्मू कश्मीर लड़ने की। सीधी फ्लाइट जा कश्मीर, कार्यकर्ता वहाँ ही मार दो, हमें तो जाना। और हरियाणा भी हमारा अपना है, एनडीए गठबंधन में चुनाव हो रहा है, हमारा पूरा समर्थन है वहाँ तमाम सब प्रत्याशी। हमारे बहुत सारे साथी हरियाणा में लग रहे हैं चुनाव में, जिनकी ड्यूटी हरियाणा में लग रही है हरियाणा में काम कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ हमारे प्रत्याशी नहीं लड़ रहे, वो बात अलग है, लेकिन हमारे जो पार्टी के लोग हैं हरियाणा वो तो काम कर ही रहे हैं एनडीए के लिए, वो एनडीए के लिए काम कर रहे हो, अपना धर्म निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा से बाद में अब आ जाओ आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ को। नहीं मेरा पंजाब में तो है ही नहीं, मेरपुर आ जाओ। मुख्यमंत्री जी से विशेष चर्चा आपने बताई कि आपकी हुई, तो मुख्यमंत्री ने ये चिंता भी जताई क्या कि भाई चुनाव परिणाम सकारात्मक रहने चाहिए। चुनाव परिणाम तो सही रहेंगे जब हम लोग लग रहे, विपक्ष का कोई आदमी दिख रहा है पंछी, कोई जा रहा है वहाँ। अब आप हमारे पर तो आरोप लगा रहे हैं, हम प्रधानों को पूछ रहे, बीडीसी को पूछ रहे, उसे पूछ रहे, जिला भाई हम पूछे तो मुसीबत, ना पूछे तो मुसीबत। तो हम तो जा रहे हैं लोगों के बीच में, जो लोगों के बीच में जाएगा, जो जनता के बीच में जाएगा, वही वही पाएगा, जो जाएगा ही नहीं। अभी तो यही फाइनली टिकट किसका होगा, क्या होगा, कौन टिकट होगा उनका, बस। हम तो टिकट होना ना करना, किसको करना, वो चॉइस हम निर्णय लेंगे, एनडी के लोग निर्णय लेंगे। हमारा काम जो हमारा फर्ज है कार्यकर्ता के नाते, हम लोग वो काम कर रहे हैं जमीन पत्र को वहाँ। अभी चौधरी जैन जी भी वहाँ गए थे, बूथ अध्यक्षों की बैठक ली। 328 बूथ है हमारे उस विधानसभा मीरापुर में, 326 वहाँ मौजूद थे। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। बधाई के पात्र हैं हमारे संगठन के लोग, जिन्होंने वहाँ 328 में 326 बूथ अध्यक्ष इकट्ठे कर दिए, और सेक्टर के लोग और विधानसभा कमेटी के लोग अलग थे। ये एक मजबूत संगठन का संकेत है। ऐसा ही संगठन बीजेपी का भी मजबूत था, पन्ना प्रमुख तक थे, पन्ना प्रमुख। और जब इस बार हवा विपरीत चली तो कहीं नहीं दिखे पन्ना प्रमुख। फिर बिल्कुल ऐसा लग रहा भाई आरएलडी ने बीजेपी की पूरी जो कल्चर थी एक तरीके से वो अडोप्ट कर ली। आप बूथ प्रभारियों से संवाद कर रहे, आप सेक्टर प्रभारियों से संवाद कर रहे, सीधा जनता से संवाद होता था आरएलडी का। अब ये बीजेपी की कल्चर अडोप्ट करके लग रहा कि भाई आप बीजेपी और हम अलग थोड़ा ही हैं, एक ही तो हैं। बीजेपी और आरएलडी अलग कहाँ है? वे अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। वे उन्होंने अपना संगठन चूज दुरुस्त करा, हमने अपना करा है। चुनाव में दोनों को उतरना, हमें दोनों कार्यकर्ताओं में सामंजस्य कैसे हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज क्योंकि हमेशा उपचुनाव में कम रहता है, ये कैसे अधिक से अधिक बढ़े, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सामंजस्य बैठ रहा भाजपा के साथ, सही कि नहीं बैठ रहा? बैठ रहा, कोई दिक्कत नहीं। सामंजस्य में कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत बताओ आप, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत तो अभी बधाई में दिखी थी।
खूब खबरें चली कि साहब योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, कपिल देव अग्रवाल जी के बीच में बड़ी भीड़ पड़े। जयंत चौधरी के सामने योगी सरकार के मंत्री भीड़ पड़े, खूब खबरें चली। कुछ नहीं, सब ये मीडिया वालों ने चलाई। अगर वहाँ कुछ था तो जिस दिन वहाँ घटना हुई अगले दिन क्यों चलाई, उससे अगले दिन क्यों चलाई, अगले दिन अखबार में क्यों छपी? वहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं थी। वहाँ मैं अपनी सीट पे बैठा था, कपिल जी से मेरी बात हुई, मैं उनकी सीट पे चला गया जहाँ जैन जी बैठे हुए थे। जैन जी बोल रहे थे, सिर्फ जो है वहाँ से काफ़ी धूप थी, टेंट वेंट लगा हुआ था और लोग दाएं बाएं खड़े थे, उसी बात को लेकर वहाँ चर्चा हो रही थी और कोई विषय नहीं था। आप लोगों ने उसको बात का बतंगड़ बना दिया। चेहरे के हाव भाव नहीं कह रहे थे सब कुछ चंगा सी। देखो एक बात सुनो, जब नेता स्टेज पे होता है ना, जब नेता स्टेज पे होता है तो आप टेंशन फ्री नहीं रह सकते, तनाव तो रहेगा। जो भाषण आप अकेले में दे लोगे नेता के सामने नहीं दे पाते। तनाव रहता है, चेहरे पे भी रहता है, बॉडी पे भी रहता है, तो रहता है, सबके रहता है। वो मेरे भी था, कपिल जी भी हो सकता रहा हो, मेरे पास तो तनाव था। जब जैन जी स्टेज पे होते हैं तो मुझे थोड़ा सा असहज महसूस होता है। कोई भी हो, मान लो हम लोग दूसरी पार्टी में रहते वो तब भी असहज रहते थे। जब आदमी अकेला होता है तो वो खुला काम करता है, उसमें आत्मविश्वास ज़्यादा होता है। लेकिन जब नेता सामने होता है तो थोड़ा सा आदमी असहज होता है। ये नॉर्मल बात है, स्वाभाविक बात है, कोई इसमें कोई वैसी बात नहीं है। चर्चा तो ये भी चली कि भाई राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों को मंच पे उस हिसाब से सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। उसी दिन मीडिया ने कपिल देव जी से सवाल भी किया और मसला ये भी बताया गया कि भाई वहाँ पे जो शिलापट था उससे आपका नाम ही गायब था। नहीं नहीं, नाम तो था, ऐसा नहीं था नाम। मैंने ज़्यादा ध्यान तो भी नहीं देखा, सारे देखे भी नहीं, मेरे पर एक पर था मेरा नाम, एक पर देखा मैंने। मेरा राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों को कहा गया भाई मंच पे सम्मान उचित नहीं मिला। नहीं नहीं, देखो ऐसा है ना, देखो एक बात सुनो, चौधरी साहब के कई सारे कार्यक्रम थे, वहाँ सारे विधायक हमारे मौजूद थे। मंडल जो हमारे विधानमंडल के नेता हैं, राजपाल बालियान जी वहाँ मौजूद थे, प्रसन्न जी थे, अशरफ अली जी थे, मैं था वहाँ। और कौन बोलने के लिए? सबको मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि चौधरी साहब को मीरापुर की मीटिंग अटेंड करनी थी। वो लड़की जो मेडल जीत के आई है हसनपुर में, प्रीतिपाल, उसके यहाँ भी जाना था। लेट हो रहे थे, 1.5 घंटा हम लोग पहले लेट थे। तो ये तय किया गया भाई सिर्फ 3 लोग बोल लेंगे। तो ऐसे थोड़ा इसमें सम्मान में काम दिक्कत आ गई। अपने जो अपना नेता बोल लिया तो फिर हमारा कोई उचित नहीं बैठता। नेता नेता होता है, जब नेता बोल लिया तो चाहे अनिल कुमार भी ना बोलते, क्या फर्क पड़ रहा था? कोई दिक्कत नहीं थी। जब आदरणीय जैन जी बोल लिए तो फिर सब बातें खत्म। बोलने के क्रम पर भी विवाद था क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं था। कोई विवाद इन बातों का है ही नहीं, ना भविष्य में होने का। ये कोई विवाद तो नहीं ना। बिना धुएं के आग दिख गई लोगों को। नहीं, हमें तो लोगों को नहीं दिखाई दिया, सिर्फ मीडिया वालों को दिखाई दी है। मीडिया वालों खाली। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई सरसों का तेल और पानी कितना भी मिला लो मिलते नहीं। अलग अलग हिसाब की पार्टियां हैं, अलग अलग सोच की पार्टियां हैं और मन मिलना। आप भी खुद कह रहे हैं कि भाई सामंजस्य बिठान लग नहीं, रहे हैं हम। कार्यकर्ता वो मेरा पूर्व उपचुनाव के लेके बात होती है। देखो जो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता होता है, बूथ स्तर का, सेक्टर, उनको तो आपस में सामंजस्य बिठाना पड़ता है ना भाई। दोनों लोगों को मिलकर काम करना है। आप अपने लोगों से दोनों एक दूसरे का परिचय कराओगे ना, लोकदल वाले भाजपा वालों से परिचय कराओगे, भाजपा वाले लोकदल से परिचय, वो चीज़ अलग है। और देखो एक बात सुनो, जनपद में हम लोग 20 साल हो गए सार्वजनिक जीवन पे, 20 साल हो गए। 20 साल में हमारे सबसे संबंध रहे, सबसे मधुर संबंध है, कोई दिक्कत नहीं। कपिल जी से भी 15-20 साल से संबंध है हमारे, दुआ सलाम होती है। आज तो हम एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो कहीं का वाद विवाद होगा? वाद विवाद जब भी नहीं हुआ जब हम लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, तब भी हमने ना उन्होंने कोई ऐसी बात कभी बात कही, ना कभी हमने कोई बात कही। वैचारे की लड़ाई होती है, इसमें कोई वैसी कोई बात नहीं होती। मन के अंदर से क्या भावना हुआ है, मीरापुर में क्या चुनाव परिणाम आना है? मीरापुर का चुनाव वही आएगा जो आप समझ रहे हो।
ठीक है। संघर्षपूर्ण लग रहा मीरापुर का चुनाव। नहीं तो संघर्ष संघर्ष तो कहाँ पे छट रहे हम, जीतेंगे तो हम ही। संघर्ष भी मान रहे, जीत भी बता रहे, दोनों चीजें। नहीं, संघर्ष के बाद भी तो जीत है ना, संघर्ष के बाद भी जीत होती है। हमें पूर्ण विश्वास है, हमें अपने कर्म पर विश्वास है, हमें अपने संगठन में विश्वास है, हम ही जीतेंगे चुनाव। हमने तो बारी बारी सीटें, जो भारी भारी सीटें वो जीत ली, रामपुर जैसी जीत ली, आजमगढ़ जैसी जीत ली, मैंने छोड़ दी। तो ये तो मीरापुर तो बहुत आसान सीट है, यहाँ तो बिल्कुल अपने घर की सीट है, तो हम कहाँ छोड़ रहे हैं। मीरा के आगे, मीरा हटाकर राम लगाओगे, रामपुरी बनाओगे मीरापुर को। पढ़ाने की बात नहीं है, ये मीरापुर विधानसभा सीट है, वो रामपुर विधानसभा सीट थी, वो आजमगढ़ लोकसभा सीट थी। सीट है बस, ये एक और कुछ नहीं है। रामपुर जीती गई वैसे ही। देखो, रामपुर जो जीती गई वो सर्व समाज के सहयोग से जीती ना सीट, मैं इस बात को कह रहा हूँ। जब सभी समाज का सहयोग मिलता है, बूंद बूंद कर घड़ा भरा जा, तो हम अपना घड़ा भरना जाने, हम अपना घड़ा भर लेंगे हम। अच्छा, एक साधारण परिवार, दलित परिवार के युवा से 3 बार के विधायक तक का और उसके बाद कैबिनेट मंत्री तक का सफर आपने तय कर लिया। अब भविष्य की राजनीतिक सीढ़ियाँ कितनी बाकी है, कुछ लक्ष्य बनाया अनिल कुमार ने आगे के लिए? भाई देखो, एक बात सुनो, ना तो हमने विधायक बनने की सोची थी, विधायक भी लोगों ने 3 बार बनाया, जनता ने, जनता का आशीर्वाद रहा, नेताओं का आशीर्वाद रहा, 3 बार एमएलए हो गए। कभी कैबिनेट मिनिस्टर के विषय में नहीं सोचा था आज तक, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। विधायक रहे, विधायक की जिम्मेदारी निभाई, आज मिनिस्टर हैं, उसकी जिम्मेदारी ईमानदारी निष्ठा निभा रहे हैं। भविष्य में क्या होने वाला क्या पता, मुझे तो निकाह नहीं पता था। तो भविष्य किसने देखा। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, ईमानदारी से काम करते रहो, तो निश्चित रूप से सही होता है सब, मुझे इतना पता बस। पिछले कुछ सालों पहले तक मायावती जी यूपी में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा थी, आज भी हैं, लेकिन अब लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद उस गैप को भरते जा रहे हैं। इस सारे उसमें अनिल कुमार खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं, और क्या अनिल कुमार आने वाले दिनों में, सालों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का नया चेहरा बनने की उनकी चाह है क्या? देखो, ये सब चीज़ अपने हाथ में नहीं होती है, ये सब जनता के हाथ में होती है। नेता का आशीर्वाद होता है, जनता का आशीर्वाद होता है। व्यक्ति अनिल कुमार हो या कोई अन्य हो, हर आदमी सही करने की कोशिश करता है, तो मैं भी सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 बार मैं एमएलए हो गया, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखा, जानिस्ता किसी का कोई नुकसान आज तक नहीं किया। ये चाहता हूँ कि सब लोगों का सम्मान हो, सर्व समाज के लोगों का सम्मान हो। उसी परिपाटी पे मैं आज भी चल रहा हूँ, जो अपनी पार्टी की अपना बायलॉज है, अपनी पार्टी की नीतियाँ हैं, अपना जो विचार है, चाहे व्यक्तिगत हो जो पार्टी का हो, उसको हम कैसे बढ़ाएं, उस पर हम लोग काम करते हैं। और सरकार में आज मान लो हम लोग शामिल हैं, और एक मंत्री के रूप में जिम्मेदारी भी है। सरकार के माध्यम से कुछ अच्छे काम हो जाए, जिसका समाज में अच्छा संदेश जाए, वो प्रयास सभी का रहता है, मेरा भी रहेगा। रेस्पॉन्स का काम, रेस्पॉन्स क्या आता है, कैसा रहेगा, वो तो देखो लोगों के हाथ में है। कुमार के मन में चाह नहीं बनती कि हाँ मैं भी दलित नेता के तौर पर जाना चाहूँ और पूरा यूपी में मेरी फैन फॉलोइंग हो? देखो, कोई सबकी चाह होती है, चाह सबकी होती है। मेरी चाहत ये है कि मुझे ये काम करने का एक प्लेटफॉर्म मिला, बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐतिहासिक विषय है ये। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बना गया, फर्स्ट टाइम। बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौतीपूर्ण है, निभा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जुड़ाव होता है लोगों का, जो जुड़ाव होता है तो उसका लाभ अनिल कुमार के भी होता है, पार्टी के भी होता है। तो जुड़ भी रहे हैं लोग, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। आज तमाम हमारे समाज के लोग अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम मांगते हैं,
तो उन्हें में बेचारों कुछ दे तो रहा नहीं। वो कार्यक्रम इसलिए तो मांगते हैं भाई, अनिल कुमार जी हमारे बिरादरी के लोग व्यक्ति है, उनको एनडीए की सरकार में जयंत चौधरी जी ने मिनिस्टर बनाया है, महाराज जी ने मिनिस्टर बनाया है, तो वो लोग बुलाते हैं। अब मुरादाबाद के प्रभारी के रूप में मुझे महाराज जी ने जिम्मेदारी दी है। मैं जब वहाँ गया तो हमारे समाज के सैकड़ों लोग मेरे पास आए, मैं जानता भी नहीं उन बेचारों को। सैकड़ों लोग आए, बड़ी माला डाल ली उन्होंने सर्किट हाउस पे ही, और मुझे आमंत्रित किया आगे के लिए कि जी आप हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में आओ, एक हम बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं। कुंदरकी में उपचुनाव होने आया, वहाँ हमारे समाज के वहाँ के लोग आए, कहने जी आप आओ, जैसा आप कहोगे हम ऐसा ही करेंगे, आप हमारे बीच में हो। तो ऐसा नहीं, लोग भी महसूस करते हैं, लेकिन लोगों के बीच में, लोगों को टच में जाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं चुनौतीपूर्ण क्यों कह रहा हूँ? जिम्मेदारी सरकार की भी निभानी है, व्यक्तिगत पारिवारिक भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी समाज की होती है। आप समाज के टच में कितना जाते हो, उतना आपका बेनिफिट होगा। कोशिश तो हर व्यक्ति करता है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हमारे समाज के बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मसाइल्स हैं जो सरकार के समक्ष जाने चाहिए, तो वो भी जिम्मेदारी है, और लोगों के सुझाव मार्गदर्शन प्राप्त होते रहते हैं पत्रों के माध्यम से। कहीं कोई हमें चिट्ठी पोस्ट करता है, कोई फ़ोन करता है जी ये कराओ वो कराओ, तो बहुत सारी बातें दिलो दिमाग में हैं। उन सब बातों को हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी रख रहे हैं, चौधरी साहब के समक्ष भी रहते हैं। चौधरी साहब हमेशा चिंतन करते हैं। जैन जी तो हमेशा ये चाहते हैं कि इस देश का जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वो आगे बढ़े राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इन लोगों को पिछड़ा गया है। कभी जो है न्याय नहीं मिला, तो सामाजिक न्याय की तो एक बड़ी लड़ाई आदरणीय चौधरी जैन जी लड़ ही रहे हैं। उसी का परिणाम है कि अनिल कुमार आज मंत्री है। अगर सामाजिक न्याय की कोई सोच उनके अंदर ना होती जैन जी के, तो अनिल कुमार मिनिस्टर ना होता। तो ये वो यही है कि वो हम गरीब समाज के लोगों को आदर सम्मान दें, उनको अच्छे पदों पर भेज के उनके समाज को एक मजबूती प्रदान करें। मजबूती प्रदान करने का एक अवसर मुझे चौधरी साहब ने दिया है। आप उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, क्या दलित समाज को लेकर कोई बड़े ऐसे नीतिगत फैसले भी सामने आने की उम्मीद है, या आपकी कोशिश है जिससे समाज में एक बड़ा संदेश जा कि हाँ भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है पहला दलित कैबिनेट मिनिस्टर बना, और ये देखिए दलितों के हित में एक बड़ा फैसला हुआ, और जिसका जमीन तक भी असर दिखाई दे? कुछ है ऐसी सोच आपके मन में? बहुत सारी बातें हैं, वो म, अ, कुछ बातें उजागर मीडिया के माध्यम से नहीं की जाती। कुछ सवाल हैं, खाली मेरे व्यक्तिगत सवाल नहीं है, वो समाज के बहुत सारे सवाल हैं, और जो उसका उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ हम उन सब चीज़ को रखेंगे। मैं तो इतना विश्वास समाज के लोगों को दिलवा सकता हूँ, दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जो भी मसले उनके हैं वो मेरे दिमाग में भी हैं, उनकी भी बातें मेरे सामने आई हैं, बहुत सारे सुझाव भी लोगों ने दिए हैं। तो उन सब बातों को जो है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, प्रधानमंत्री जी के सामने चौधरी साहब के माध्यम से रखेंगे। जो भी मसले हैं उन पर काम करने का हम लोग काम करेंगे, ये हमारा ध्येय है पूरा। उम्मीद है आपको कुछ बड़े फैसले वजूद में आओगे आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में? निश्चित रूप से देखो, फैसले सरकारों में एकदम नहीं हुआ करते, समय लगता है, हर चीज़ का अध्ययन होता है, हर विषय पर परीक्षण होता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे मसले दलितों के, पिछड़ों के बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है अगड़ों के, या मान लो जो अपर कास्ट उनके विषय नहीं, विषय उनके भी होते हैं। ऐसे थोड़े उनके सब विषय एकदम हल हो जाते हैं। हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ थोड़े कुछ विषयों का समय लग जाता है, कुछ पे एकदम निर्णय हो जाते हैं। तो कुछ विषय हैं हमारे समाज में, निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी विषयों पर सरकार जो है बिल्कुल पॉजिटिव रूप से विचार करेगी। तो आज लखनऊ में सरकारी आवास पे मंत्री जी से लंबी बातचीत हुई। अब मुजफ्फरनगर में तो चूंकि जन सुनवाई में जब रहते हैं मंत्री जी, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है सुबह से लेकर शाम तक कि खुद उन्हें भी खाने पीने का मौका नहीं मिल पाता। आज लखनऊ में थोड़ा आराम से बात हुई और बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। वो कह रहे हैं कि भाई पुरकाजू विधानसभा हो या मुजफ्फरनगर जनपद के दूसरी विधानसभाएं भी हों पूरे जिले के लिए, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करना चाहते हैं, लेकिन अभी चीज़ें, चूँकि पहले जब मंत्री बने तो उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव आ गए,
अब मीरापुर में भी पार्टी और सभी और सरकार की ओर से भी उन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। उनका ध्यान मीरापुर विधानसभा की तरफ है, लेकिन जल्दी कुछ ऐसे फैसले वजूद में आएंगे जो जिले के लिए भी लाभकारी होंगे, पुरकाजी विधानसभा के लिए भी लाभकारी होंगे। और चूंकि दलित समाज से वो आते हैं, तो ये भरोसा भी वो जता रहे हैं, उनके मन में कुछ चीज़ें हैं, दलित समाज की कुछ पीड़ाएं हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार के समक्ष हर प्लेटफॉर्म पे, वो चाहे प्रदेश सरकार में वो खुद हों और केंद्र सरकार में जयंत चौधरी हो, दलितों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे और उन्हें लेकर बड़े फैसले भी आने वाले दिनों में, आने वाले समय में वजूद में आएंगे।